सभी को नमस्कार। मेरा नाम सपना है। मैं एक SRLM में मेंटर हूँ। सभी को नमस्ते और मैं कुसुम हूँ। मैं एक वित्त सखी हूँ और फील्ड में काम करती हूँ। मेरे कार्य में मेंटर सपना मैडम मेरी मदद करती हैं। NRLM ने व्यक्तिगत उद्यम लोन के लिए SHG की महिला उद्यमियों को सहयोग करने की पहल की है। मैं और मेरी वित्त सखी कुसुम इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सभी को भी हमारी बातचीत उपयोगी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्यमों के तकनीकी शब्द। सभी को नमस्ते। ये वीडियो उद्यमों में उपयोग होने वाले तकनीकी शब्दों पर है। इस वीडियो में हम सीखेंगे बिक्री, खरीद, बेचे गए माल की लागत, परिवर्तनीय और निश्चित लागत, सकल लाभ या मार्जिन और शुद्ध लाभ, इन्वेंट्री या स्टॉक, कैश और क्रेडिट खरीद और बिक्री। वित्त सखियों के साथ साथ NRLM अधिकारियों और सलाहकारियों के लिए उद्यमों में उपयोग किए जाने वाले तकनीकी शब्द को समझना महत्वपूर्ण है। उद्यम की तकनीकी जानकारी होने से वित्त सखियों और अधिकारियों को ऋण आवेदनों को सही ढंग से भरने में मदद मिलेगी। ये ऋण के लिए बैंकरों की तकनीकी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें पूरे करने में भी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है बिक्री, जिसे सेल्स भी कहते हैं। बिक्री माल या सेवाओं की बिक्री किसी उद्यम के लिए आय का स्रोत होती है। वित्तीय विवरण में सेल्स का मतलब उद्यम की आय होता है। ये आय एक निश्चित अवधि की होती है। खरीद या परचेज। खरीद उन वस्तुओं या सेवाओं की लागत को कहते हैं जो एक अवधि के भीतर एक उद्यम द्वारा खरीदी गई। उद्यम को अपने उत्पाद या सेवाओं को प्रदान करने के लिए कच्चे माल या सेवा की जरूरत होती है, जिसे उसे खरीदना होता है। इस माल की लागत को खरीद कहते हैं। अंग्रेजी में इसे परचेज कहते हैं। उदाहरण के लिए एक दुकानदार एक आपूर्तिकर्ता यानी कि सप्लायर से सामान खरीदता है। वो इन सामानों के लिए भुगतान करता है। ये खरीद होता है। इसके बाद दुकानदार अपने खरीदारों को सामान बेचता है। इसके लिए उसे अपने ग्राहक से भुगतान मिलता है। ये उस उद्यम की बिक्री है। बेचे गए माल की लागत। उद्यमों में बेचे गए माल की लागत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। बेचे गए माल की लागत को अंग्रेजी में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। संक्षिप्त में इसे COGS कहते हैं। ये उन वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्यक्ष लागत है जो एक अवधि में बेची गई थी। यहाँ ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल इन सामानों की लागत है जो एक अवधि के दौरान बेचे गए थे, न कि उस अवधि के दौरान की गई कुल खरीद की लागत। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किराना स्टोर ने मार्च के महीने में 200 बैग चावल खरीदा और प्रत्येक बैग की कीमत 100 रुपये थी। तो मार्च की कुल खरीद हुई 200 गुणा 100 जो 20,000 रुपये हुए। अब दुकानदार ने मार्च के उस महीने में 150 बैग चावल बेचा। हम जानते हैं कि प्रति बैग की कीमत 100 रुपये है। फिर बेचे गए माल की लागत 150 गुणा 100 हुई, जो होता है 15,000 रुपये। तो अब हम देख सकते हैं कि मार्च महीने के लिए खरीद 20,000 रुपये है और उस महीने के बेचे गए माल की लागत केवल 15,000 रुपये है। बेचे गए माल की लागत सकल लाभ और शुद्ध लाभ को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब हम समझते हैं कि सकल लाभ या जिसे सकल मार्जिन भी कहते हैं का क्या अर्थ है। जब हम किसी अवधि की बिक्री से उस अवधि में बेचे गए माल की लागत को घटाते हैं तो हमारे पास सकल मार्जिन बचता है, जिसे सकल लाभ भी कहा जाता है। किराना स्टोर के उदाहरण में यदि चावल का एक बैग बाजार में 120 रुपये में बेचा जाता है तो मार्च में 150 बैग बेचकर किराना स्टोर की कुल बिक्री हुई 150 गुना 120 यानी 18,000 रुपये। चूंकि बेचे गए माल की लागत 15,000 रुपये थी, इसीलिए सकल मार्जिन हुआ 3,000 रुपये यानी 18,000 रुपये माइनस 15,000 रुपये। सकल मार्जिन को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
इसकी गणना सकल मार्जिन राशि को कुल बिक्री से भागा करके और 100 से गुणा करके की जा सकती है। इस उदाहरण में मार्जिन प्रतिशत 3000 भागा 18000 गुणा 100 हुआ, जो 16.67 होता है। ये सकल मार्जिन प्रतिशत है। अलग अलग उद्यमों में अलग अलग मार्जिन हो सकता है। आइए अब परिवर्तनीय लागत, निश्चित लागत और शुद्ध लाभ को समझते हैं। सकल मार्जिन यानी ग्रॉस प्रॉफिट, जिसके बारे में हमने बात की, शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट के बराबर नहीं है। हमने अब तक कुल बिक्री में से केवल बेचे हुए माल की लागत को घटाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेचे हुए माल की लागत सीधे बिक्री की मात्रा पर निर्भर है। बिक्री ज्यादा होगी तो बेचे हुए माल की लागत भी ज्यादा होगी। इसलिए इस प्रकार की लागत जो बिक्री के साथ सीधे जुड़ी है को परिवर्तनीय लागत या अंग्रेजी में वेरिएबल एक्सपेंस कहा जाता है। ये लागत सीधे बिक्री की मात्रा के साथ बदलती है, लेकिन किसी भी उद्यम में अन्य खर्चे भी होते हैं, जैसे किराया, वेतन, ओवरहेड लागत, ऋण पर ब्याज आदि। आप देख सकते हैं कि बिक्री कम हो या ज्यादा हो, ये खर्चे बिक्री के अनुपात से नहीं बदलते। इसीलिए इन लागतों को निश्चित लागत या अंग्रेजी में फिक्स्ड एक्सपेंस कहा जाता है। सकल मार्जिन से जब हम ये सारे निश्चित खर्चे भी घटा देते हैं, तब हमारे पास बचता है शुद्ध लाभ। हमारे उदाहरण में अगर हम मान ले कि किराना स्टोर की उस महीने में 2000 रुपये की निश्चित लागत थी, तो उस महीने के लिए शुद्ध लाभ केवल 1000 रुपये ही हुआ। हम शुद्ध लाभ को बिक्री से भागा करके और 100 से गुणा करके शुद्ध लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। इस उदाहरण में हमें 5.55% का शुद्ध लाभ प्रतिशत मिलता है। अगला तकनीकी शब्द जो हम समझेंगे वो है स्टॉक, जिसे इन्वेंट्री भी कहा जाता है। एक उद्यम के सुचारू संचालन के लिए उद्यम को विभिन्न वस्तुओं का स्टॉक रखना पड़ता है। ये स्टॉक कच्चे माल का, प्रगति पर कार्य के माल का और तैयार माल का हो सकता है। स्टॉक का मूल्यांकन उसकी लागत पर किया जाता है, न कि उसकी बेचने वाली कीमत पर। उद्यम के लाभ का सही अनुमान लगाने के लिए स्टॉक का सही मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। स्टॉक का सही अनुमान बेचे गए माल की मात्रा और बेचे गए माल की लागत का अनुमान लगाने में मदद करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 1 मार्च को आपके स्टॉक में चावल के 20 बैग थे। हम इसे मार्च का ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। फिर मार्च के महीने के दौरान आपने 220 बैग चावल खरीदा। आपने महीने के दौरान चावल के कुछ बैग बेचे भी, और मार्च के अंतिम दिन यानी 31 मार्च को आपके पास स्टॉक में 50 बैग बचे थे। हम इसे मार्च का क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि मार्च में कितने बैग बेचे गए? आप यहाँ वीडियो को रोक सकते हैं और सोच सकते हैं। बेचे गए माल को निकालने के लिए हम पहले ओपनिंग स्टॉक लेकर उसमें जो माल उस अवधि में खरीदा गया उसे जोड़ सकते हैं। अब इसमें से अगर बचे हुए माल का स्टॉक घटा दे, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक घटा दे, तो हमें कितना माल बिका वो पता चल जाएगा। तो इसी तरह इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि मार्च में कुल 190 बैग बेचे गए। अब मान लीजिए प्रत्येक बैग की लागत 100 रुपये थी, तो हम बेचे गए माल की लागत का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि दिखाया गया है। शुरुआती स्टॉक के मूल्य में खरीद के मूल्य को जोड़कर और अंत के स्टॉक के मूल्य को घटाकर भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ दिखाए गए सूत्र से हम देख सकते हैं कि बेचे गए माल की लागत शुरुआती स्टॉक और अंत के स्टॉक की गणना पर निर्भर है। इसलिए स्टॉक का सही मूल्यांकन लागत और लाभ के सही गणना के लिए जरूरी है। एक अंतिम अवधारणा जिसे हम इस वीडियो में समझेंगे वो है कैश और क्रेडिट, बिक्री या खरीद। कोई भी बिक्री जिसमें बिक्री के समय ही तुरंत भुगतान प्राप्त होता है उसे कैश बिक्री कहा जाता है। दूसरी ओर कोई भी बिक्री जिसमें भुगतान तुरंत प्राप्त नहीं होता है, यानी कि उधारी पर बिक्री होती है, उसे क्रेडिट सेल कहा जाता है।
जिस पार्टी पर उद्यम का पैसा बकाया होता है उसे उद्यम का देनदार या अंग्रेजी में डेटर कहा जाता है। इसी तरह यदि किसी भी खरीद में खरीद के समय तुरंत भुगतान किया जाता है तो इसे कैश खरीद कहा जाता है। लेकिन अगर भुगतान खरीद के वक्त नहीं किया जाता और भविष्य में करना होता है यानी कि उधारी पर खरीद, तो इसे क्रेडिट खरीद कहा जाता है। क्रेडिट खरीद में उद्यम को जिस पार्टी का पैसा चुकाना होता है उसे उद्यम का लेनदार कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्रेडिटर कहते हैं। इस वीडियो में हमने उद्यमों में उपयोग होने वाले विभिन्न तकनीकी शब्द सीखे। हमने सीखा बिक्री, खरीद, बेचे गए माल की लागत, परिवर्तनीय और निश्चित लागत, सकल लाभ या मार्जिन और शुद्ध लाभ, इन्वेंट्री या स्टॉक, कैश और क्रेडिट खरीद और बिक्री। आशा है आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।